हम स्पेशली सल्तनत कालीन जो है विविध को देखेंगे डियर। स्पेशली जो है वो मिडाइवल हिस्ट्री के अंतर्गत हम इसको देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे पहला प्रश्न में, तो दिल्ली सल्तनत काल के दौरान हीरे का जो खनन निम्नलिखित में से किस स्थान पे किया गया था, तो दैट इज़ जो पन्ना हो जाएगा, मध्य प्रदेश का सी राइट हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत काल के दौरान हीरे का जो खनन मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में किया गया था। दक्षिण भारत में भी जो हीरे का खनन आपका होता था, यहीं पे गोलकुंडा की खानों से कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था। खंभात जो है गुजरात में स्थित है और जिसे कैम्बे की खाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। खंभात को खंभात जो है वो अपने सूती और रेशमी कपड़ों के लिए जाना जाता है। अगला हम देख सकते हैं, मध्यकाल में जो है वो मुंजानिक आपका क्या था, तो ये गुलेल होता था, यानी जो है वो कैटपल्ट होता है स्पेशली, तो दैट इज जो बी राइट हो जाएगा। गुलेल जो है वो कैटपल्ट को मध्यकाल में मुंजानिक के नाम से जाना जाता था, मिडाइवल पीरियड के टाइम में। अगला देख सकते हैं कि खरीदादार कौन था, तो फरमानों को भेजने वाला अधिकारी होते थे, दैट इज़ ए राइट हो जाएगा। खरीदादार जो है वो सल्तनत काल में फरमान भेजने वाला अधिकारी था। यहाँ पे अगला देखते हैं। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि इनमें से किसने जो है वो मध्यकालीन भारतीय डाक व्यवस्था का दो प्रकार के होने का वर्णन किया है। अश्वेत डाक व्यवस्था जिसे उल्लू कहा जाता था, पैदल डाक व्यवस्था जिसे दावा कहा जाता था। तो स्पेशली किसने मध्यकालीन के बारे में कहा है, तो ये आपका इब्न बतूता हो जाएंगे, तो दैट इज जो वो सी राइट हो जाएगा। डिटेल को आप देख सकते हैं। मोरक्को यात्री आपको इब्न बतूता ने सल्तनत कालीन डाक व्यवस्था की दो जो प्रकार के होने का वर्णन किया है। पैदल धावकों द्वारा पहुंचाई जाने वाली डाक को दावा कहा जाता है, और तथा जो है वो स्पेशली घोड़े द्वारा ढोए जाने वाले डाक को उल्लू कहा है। और सल्तनत शासकों ने एक मील के दूरी के भीतर आपका 3 संग्रह और वितरण जो है केंद्र स्थापित किए थे, जिससे तेज और कुशल डाक सेवाएं सुनिश्चित हुई थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किसके लिए आपका किया जाता था, गांव के सरपंच के लिए था, तो ये राइट हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी का पद गांव के सरपंच के लिए प्रयोग किया जाता था। ये राज और किसानों के बीच वंशानुगत मध्यस्थ के रूप में कार्य करते थे। इन्हें इनके कार्यक्षेत्र में संग्रह जो है वो राजस्व संग्रह का कार्य सौंपा गया था, तथा जिससे वे पारिश्रमिक प्राप्त करते थे। हाल ही में देख सकते हैं कि अगले प्रश्न में, हाल ही में वेरावल ने जो है वो वेरावल में सोमनाथ मंदिर के निकट आपका नए सर्किट हाउस का उद्घाटन किया। सोमनाथ मंदिर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। सोमनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग जो है वो देव मंदिरों में से एक है। फर्स्ट बिल्कुल राइट है डियर। अलबरूनी ने सोमनाथ मंदिर का वर्णन किया, तो सेकंड भी राइट है। थर्ड देख सकते हैं, सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा आज के मंदिर की स्थापना राष्ट्रपति एस जो है वो राधाकृष्ण द्वारा की गई थी। ये सही नहीं है डियर। यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो बिल्कुल ऑप्शन राइट हो जाएगा। देख सकते हैं कि भारत के जो है वो 12 ज्योतिर्लिंग आपका देव मंदिरों में गुजरात के सोमनाथ मंदिर का महत्वपूर्ण स्थान है। महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में इस जो मंदिर को लूटा था, जिसका वर्णन अलबरूनी ने भी आपका करता है, अलबरूनी भी करता है। महमूद के चले जाने के बाद इस मंदिर का पुनर्निर्माण भी प्रथम ने करवाया था। सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा आज के मंदिर की स्थापना जो है वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने किया था, याद रखिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं भारतीय इतिहास के संदर्भ में आपका जो है विचार कीजिए। पहला कथन है कि भारत पर जो है वो पहला मंगोल आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के राजकाल में हुआ था, तो ये आपका सही नहीं है। दूसरा देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के राज्यकाल में एक मंगोल आक्रमण दिल्ली तक आ पहुंचा और उसे जो है वो शहर पर ये डाल दिया, तो सेकंड आपका राइट हो जाएगा डियर। थर्ड देख सकते हैं, मोहम्मद जो है वो बिन तुगलक मंगोलों से अपने राज्य के कुछ उत्तरी पश्चिमी भाग जो है वो अस्थायी रूप से हार गया था, तो आपका राइट नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है वो सिर्फ बी राइट हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है वो बी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं मंगोल जो है वो पहला मंगोल आक्रमण बैराम शाह के शासनकाल में 1241 ईस्वी में तैर बहादुर के नेतृत्व में हुआ था। हालांकि इल्तुतमिश के काल में भारत पर मंगोल आक्रमण का खतरा सर्वप्रथम 1221 ईस्वी में आपका आया, जब चंगेज खान ख्वारिज़मी युवराज जलालुद्दीन का पीछा करते हुए
सिंधु नदी तक आप आया था, किंतु अंत में वह टल गया। अलाउद्दीन खिलजी के काल में मंगोल आक्रमण 1299 ईस्वी में कुतुलुग ख्वाजा के नेतृत्व में हुआ, जो दिल्ली तक पहुंच गया था। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में मंगोल आक्रमण हुआ तो था, किंतु मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो मंगोलों से कोई आपका क्षेत्र हारा नहीं था, यानी जीता ही था। चलिए अगला देख लेते हैं। देख सकते हैं कि पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था तो 570 ईस्वी में हुआ था, ये राइट हो जाएगा। देख सकते हैं कि इस्लाम धर्म के प्रवर्तक आपका मोहम्मद पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म जो मक्का में 570 हिजरी संवत से लेकर के 53 वर्ष पूर्व जो है वो में हुआ था। इसके पिता आपका अब्दुल्ला जो अब्दुल मुतालिब के जो है वो पुत्र थे, कुरैश कबीले के थे। मोहम्मद साहब के जन्म से पहले ही उनके जो पिता का स्वर्गवास हो गया था। उनके दादा अब्दुल मुतालिब ने उनका पालन पोषण किया। खदीजा नामक एक विधवा से उन्होंने विवाह किया और मोहम्मद साहब को 40 वर्ष की अवस्था में मक्का के हीरा नामक गुफा में ईश्वर का सर्वप्रथम संदेश मिला। अल्लाह के अतिरिक्त कोई आपका दूसरा नहीं है, मोहम्मद जो वो उसका पैगंबर है। यहाँ देख सकते हैं मोहम्मद साहब ने अपना पहला उपदेश अपनी पत्नी खदीजा को दिया, जो उनकी पहली शिष्या बनी। 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब मक्का छोड़ के मदीना चले गए। इसके बाद जो है वो इसकी याद में 622 ईस्वी को जो है वो हिजरी संवत आपका किया गया। इस्लाम के प्रचार के बाद 62 वर्ष की आयु में यानी 632 ईस्वी में यानी 10 हिजरी में उनका सर्ववास हो गया। इस्लामी जो है वो परिभाषा में पैगंबर मोहम्मद के कथनों, कर्मों और कार्यों को हदीस आपका कहा जाता है। इसे जो है वो मूलतः इस्लामी कानून माना जाता है। हदीस के दो जो है वो हिस्से होते हैं, मतन और सनद है। देख सकते हैं कि हदीस है एक तो इस्लामी कानून है, तो दैट इज जो है वो ही राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखें डियर। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि कथन है कि 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। फर्स्ट राइट है। कारण है कि महाविहार को राजकीय प्रश्न मिलना बंद हो गया था, तो दोनों कथन कारण राइट हो जाएगा। ए और आर आपका सही है और ए की सही व्याख्या आर करता है, तो ए राइट हो जाएगा। देख सकते हैं बौद्ध धर्म को संरक्षण देने वाला पाल जो है वो शासक 12वीं सदी तक काफ़ी कमज़ोर हो गया तथा उनका जो है वो राज्य समाप्त प्राय हो गया। तुर्कों के आक्रमण जो है वो करके उसे आगे के हवाले कर दिया। संरक्षण के अभाव में वह जो पहले ही मतविहीन हो चुका था। ये और आर दोनों सही है, ए की सही व्याख्या आर करता है। अगला देख सकते हैं निम्नलिखित में से जो है वो किसने अजमेर में सरस्वती मंदिर नामक एक शिक्षा संस्था को स्थापना की थी, तो स्पेशली विग्रहराज हो जाएंगे, तो सी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं कि चौहान वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी। इस वंश का शासक जो है वो विग्रहराज चतुर्थ यानी विशलदेव सर्वाधिक महत्वपूर्ण था, यानी शक्तिशाली शासक था। वह एक कवि और लेखक भी था। विग्रह जो है वो राजफोड़ ने संस्कृत में हरिकेली नामक नाटक की रचना की। इस नाटक के कुछ जो है वंश 2.5 दिन का झोपड़ा की दीवारों पर उत्कीर्ण है। इसके दरबारी कवि सोमदेव ने ललित विग्रहराज नाटक की रचना की। उसने अजमेर में सरस्वती मंदिर नामक एक शिक्षण संस्था की स्थापना की। कालांतर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे तोड़ करके 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया। सोमेश्वर का जो पुत्र पृथ्वीराज तृतीय शासक हुआ, जिसे इतिहास में राय पिथौरा यानी जो है वो पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है। पृथ्वीराज तृतीय को हिंदू जो है गौरव का अंतिम सूर्य आपका कहा जाता है। देख सकते हैं कि स्पेशली भारतीय गौरव यश का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त है, तो पृथ्वीराज के लिए है, तो दैट इज बी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से जो है वो आपका कौन सा पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है। पृथ्वीराज तृतीय हो जाएंगे, तो सी राइट हो जाएगा। अगला हम देख सकते हैं कि विग्रहराज फोर्ड ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद की पहले जो है वो किसका निर्माण किया था, तो कॉलेज का निर्माण किया था, तो ए राइट हो जाएगा। देख सकते हैं योगनीपुर किसका जो प्राचीन नाम है, तो दिल्ली का नाम है, तो दैट इज बी राइट हो जाएगा। योगनीपुर जो है वो दिल्ली का पुराना नाम है। इल्तुतमिश को कुछ स्रोतों में जो है वो स्रोतों में योगनीपुर का शासक जो है वो कहा गया है। इलाहाबाद का पुराना नाम प्रयाग और वाराणसी का काशी था। इलाहाबाद का जो वर्तमान नाम प्रयागराज है। अगला आप देख सकते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो काकतीय राज्य में
अति महत्वपूर्ण समुद्र पतन था तो आपका मोती पल्लू हो जाएगा, तो दैट इज बी राइट हो जाएगा। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में स्थित है मोटुपल्ली। काकतीय राज्य का महत्वपूर्ण व्यापारिक जो है वो समुद्र पतन था। काकतीय राज्य की राजधानी वारंगल थी। इसकी समृद्धि और महत्व का उल्लेख इटली के जो यात्री मार्को पोलो ने किया है। 13वीं शताब्दी के जो वो गणपति शासकों के शिलालेखों में इस पतन से यातायात निर्यात किए जाने वाले वस्तुओं की जो वो सूची प्राप्त होती है, जिसमें जो वो हाथी दांत, मोती, रेशम, काली मिर्च प्रमुख है। अगला हम देख सकते हैं कि दक्षिण भारत के इतिहास में उससे संगत एक जो है वो विशेषता यह मिलती है कि बड़े साम्राज्य की अपेक्षा छोटे क्षेत्रीय राज्य विकसित हुए। इसका कारण था तो विशाल जो है वो उपजाऊ भूमि क्षेत्र का अभाव था, तो सी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं दक्षिण भारत की जो विशिष्ट भौगोलिक विशेषताओं के कारण विशाल साम्राज्य का निर्माण आपका नहीं हो सका। विस्तृत उपजाऊ भूमि क्षेत्रों का अभाव, असमान भौगोलिक स्थिति और पहाड़ी क्षेत्रों के दुर्गम स्रोतों के कारण परिवहन की समस्या आदि विशाल साम्राज्य के निर्माण में बाधक थी। उपजाऊ भूमि क्षेत्रों के अधिशेष उत्पादन ने उत्तर भारत में विशाल साम्राज्य निर्माण की परिस्थिति की निर्मित की थी, जिसका अभाव दक्षिण भारत में पाया जाता है। यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न में देख सकते हैं मध्यकालीन भारतीय राज्य और वर्तमान क्षेत्र। चंपक जो वो मध्य भारत को नहीं कहते, दुर्गढ़ जम्मू को कहते हैं, कुलूत भी मालाबार को नहीं कहते। तो यहाँ पे सिर्फ अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका करेक्टली मैच के रूप में सेकेंड हो जाएगा। देख सकते हैं कि आपका जो है वो बी राइट है। सही सुमेलित युग्म है कि मध्यकालीन जो है वो भारतीय राज्य वर्तमान क्षेत्र। चंपक जो है वो चंबा और आपका जो है वो हिमाचल प्रदेश है। दुर्गढ़ जम्मू है और कुल्लू जो है वो कुल्लू यानी आपका जो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं स्पेशली जो है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे सही सुमेलित बताना है डियर। तो होशल का द्वार समुद्र सही है, पांडे का आपका मदुरा राइट हो जाएगा, आपका जो है यादव का वारंगल नहीं है, काकतीय का जो है वो देवगिरी नहीं है। तो डी एंड बी जो है वो आपका राइट हो जाएगा। दक्षिण के पांडे राजवंश की राजधानी मदुरा थी, पांडे की मदुरा राइट है। काकतीय वंश की राजधानी वारंगल और होसल की राजधानी द्वार समुद्र तथा यादव वंश की राजधानी देवगिरी थी। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके आयात पर मार्को पोलो भारतीय धन के एक बड़े भाग के अपव्यय पर जो है वो दुख प्रकट करता है, तो घोड़ा हो जाएगा, तो स्पेशली बी राइट हो जाएगा। इतावली जो है वो यात्री मार्को पोलो ने दक्षिण भारत की यात्रा कर पांड्य राज्य की आर्थिक उन्नति का विवरण प्रस्तुत किया है, किंतु वह जो है वो दक्षिण भारत के शासकों द्वारा ईरान से घोड़े के आयात पर दुख प्रकट करता है, क्योंकि देश के धन का एक बहुत बड़ा हिस्सा घोड़े की खरीद पर व्यय होता था। इस कथन की पुष्टि समकालीन अन्य जीव इतिहासकारों ने भी की है। यहाँ देख सकते हैं मार्को पोलो जिसने 13वीं शताब्दी के अंतिम दशक में भारत की यात्रा की, उसकी राष्ट्रीयता क्या थी, तो इटालियन था आपका मार्को पोलो, तो दैट इज वो सी राइट हो जाएगा। वेनिशियन इटली निवासी आपका मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी के अंतिम दशक में भारत की यात्रा की, जिस उसने अपने यात्रा के विवरण में मंगोलियाई शासक कुबलय खां का भी जो वर्णन करता है। वह दक्षिण भारत के समुद्री तट पर उतरा था, जो उस समय मसाला व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। अगला हम देख सकते हैं कि उत्तर भारत पर जो तुर्की की विजय का एक महत्वपूर्ण पहलू नगरीय क्रांति थी, यह कथन किसका है? तो ये स्पेशली जो है वो एम हबीब हो जाएंगे, तो दैट इज जो है वो ई बिल्कुल करेक्टली ऑप्शन हो जाएगा। देख सकते हैं 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में मोहम्मद गौरी के आक्रमण और विजयों के साथ साथ तुर्कों के रूप में एक जो है वो नए शासक वर्ग का आगमन हुआ। तुर्कों की इन विजयों का परिणाम जो है वो केवल राजसत्ता का परिवर्तन मात्र नहीं था, बल्कि दो जो विकसित सामाजिक व्यवस्थाओं के टकराव एवं संघर्ष से नए सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में व्यापक परिवर्तन भी हुआ। मोहम्मद हबीब ने इन जो परिवर्तनों को एक शहरी क्रांति की संज्ञा दी। उनके अनुसार तुर्कों ने औद्योगिक और सामाजिक शक्तियों पर वर्षों से चले आ रहे जाति और सैद्धांतिक बंधनों को उखाड़ फेंका। इस तरह हबीब जो उत्तर भारत पर तुर्की विजय को भारत के जो शहरी कारीगरों की क्रांति मानते हैं। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत में कागज़ का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ, तो 12वीं शताब्दी से हुआ था, तो ई राइट हो जाएगा। कागज़ के आविष्कार का श्रेय जो है वो चीन के आपका जो है काइलून जो है वो नामक व्यक्ति को दिया जाता है।
इन्होंने 202 ईस्वी पूर्व हान राजवंश के समय में कागज़ का आविष्कार किया था। चीन के बाद आपका भारत में कागज़ का निर्माण उपयोग हुआ और भारत में इसका जो है वो प्रयोग आपका 12वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ। भारत में कागज़ बनाने की पहली जो है वो सबसे पहला कारखाना कश्मीर में लगाया गया था, जिसे वहाँ के सुल्तान जैनुल आबदीन ने स्थापित किया था। यहाँ देख सकते हैं 13वीं शताब्दी का ग्रंथ लेखा पद्धति हमें निम्नलिखित में से किस विषय पर जानकारी देता है? तो वैदिक दस्तावेज पे देता है, सी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं 13वीं शताब्दी का ग्रंथ जो है वो लेखा पद्धति का विषय आपका वैदिक दस्तावेज के पद में आप जानकारी देता है। इसके लेखक का नाम अभी तक अज्ञात है। इस जो है पुस्तक में सल्तनत की सेना स्थापना से पूर्व के सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक इतिहास के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। पुस्तक में विभिन्न राजाओं के मध्य की गई आपका संधियाँ, प्रशासन संबंधी नियम, न्याय पद्धति, जाति पद्धति, दास प्रथा, स्त्री दशा और तलाक, विधवा, पुण्य विवाह आदि के बारे में आपका जानकारी दी गई है। कुछ जो विशेष तथ्य के रूप में देखें, लेखा पद्धति से राजपूतों का सैन्य चरित्र भी परिलक्षित होता है, जिसमें राजा द्वारा सैन्य सेवाओं के बदले भूमि अनुदान का उल्लेख है। लेखा पद्धति गुजरात और पश्चिमी मारवाड़ क्षेत्र से संबंधित दस्तावेजों के नमूनों का जो है वो एक संग्रहण है। अगला देख सकते हो, उसे इतिहास का नाम बताइए जिसने भारत का विवरण बिना यहाँ कभी आए हुए आपका लिखा। तो आपका सियाबुद्दीन अल उमरी हो जाएगा, तो दैट इज जो है वो ए राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि सियाबुद्दीन अल उमरी ने भारत का जो विवरण बिना यहाँ आए हुए ही लिखा है। यह दमिश्क यानी सीरिया का निवासी था। उसने अपनी रचना मशालिक अल अबसर फ़ी ममालिक अल अमसर में आपका भारत का विस्तृत विवरण किया है। अब्दुल रज़ाक जो फ़ारस का यात्री था, ने विजयनगर की जो वो यात्रा की थी। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था। अल-बरूनी मोहम्मद गजनी के साथ साथ भारत आया था। यहाँ देख सकते हैं अगले प्रश्न में है कि आपका जो है वो निम्नलिखित में से कौन से युग में सम्मिलित नहीं है? तो मोहम्मद गजनवी अल-बरूनी हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक मार्को पोलो नहीं है। देवराज आपका जो है वो देवराय द्वितीय अब्दुल रज़ाक हो जाएगा। जहांगीर जो वो टॉमस रो हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी सही नहीं है। मार्को पोलो जो वो वेनिस निवासी आपका इतालवी यात्री था, जिसे मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। इसने चीन के शासक की नौवधु और कुबलाई खान के परिवार की राजकुमारी के संरक्षक के रूप में चीन से फारस लौटते हुए मार्ग में 1292-93 में आपका दक्षिण भारत की यात्रा की। इसने पांड्य नरेश कुलशेखर के शासनकाल में दक्षिण भारत की यात्रा की थी। उसने केरल के कायल जेवो नामक प्राचीन नगर तथा बंदरगाह का उल्लेख किया है। शेष सभी विकल्प सही है। अगला हम देख सकते हैं डियर, निम्नलिखित में से कौन से युग में सम्मिलित नहीं है? तो मोहम्मद गजनवी अल-बरूनी बिल्कुल राइट है। मोहम्मद तुगलक, इब्न बतूता, मारवर्मन, जेव कुलशेखर, मार्को पोलो हो जाएंगे। सिकंदर लोदी के समय अब्दुल रज़ाक नहीं आए थे। देख सकते हैं कि अब्दुल रज़ाक एक फ़ारसी यात्री था। अब्दुल रज़ाक ने अप्रैल 1443 में देवराय द्वितीय के शासनकाल के दौरान विजयनगर की यात्रा की थी, इसलिए डी सही नहीं है। अगला आप देख सकते हैं निम्न जो है वो विदेशी यात्रियों को उनकी राष्ट्रीयता में सम्मिलित करने हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे निकोला कॉन्टी जो है वो आपका क्या हो जाएगा? तो इटालियन हो जाएंगे। अथानसीस निकितन आपका रूसी हो जाएंगे। अब्दुल रज़ाक जो है वो आपका ईरानी हो जाएगा। डोमिंगो पायस जो है वो आपका पुर्तगाली हो जाएंगे। तो स्पेशली 2143 राइट हो जाएगा। तो 21 जो है वो 43 जो है वो सी राइट हो जाएगा। मध्यकालीन विदेशी यात्री को देखेंगे। यात्री है, निवास स्थान शासक है। यहाँ देख सकते हैं मार्को पोलो वेनिस यानी इटली का है और पांड्य नरेश आपका मारवर्मन कुलशेखर शासक थे। मार्को पोलो का टाइम पीरियड 1292 से 93 है। इब्न बतूता 1333 से 1347 ईस्वी है। मोरक्को के तंजीर अफ्रीका का रहने वाला। मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। निकोलो कॉन्टी इटली का था और आपका टाइम पीरियड 1420 से 1422 का है। देवराय प्रथम हो जाएगा। अब्दुल रज़ाक जो है वो 1443 का हो जाएगा। खुरासान फारस का ये था और देवराय द्वितीय के समय आपका आया था। यहाँ देख सकते हैं एथेनीशियस निकितन जो वो 1470 से 1474 ईस्वी का टाइम पीरियड रूस का था।
मोहम्मद तृतीय के समय आया था। डुआर्ट बारबोसा जो 1500 से लेकर 1516 का आपका पुर्तगाल का था, जो कृष्णदेव राय के समय आया था। डोमिंगो पायस जिसका टाइम पीरियड पुर्तगाल से रहा है और जगह का नाम और कृष्णदेव राय के समय था और 1520 से 1522 में आते हैं। फर्नांडिस जो वो नूनिस 1535 से लेकर के 37 के टाइम में आते हैं, पुर्तगाल के रहते हैं। अच्युत राय के समय ये आते हैं नूनिच। सैयद अली रईस जो वो तुर्की से संबंधित थे, सुल्तान अहमद शाह तृतीय के समय आते हैं। 1554 से 1555 का टाइम पीरियड हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित है। मार्को पोलो इटली बिल्कुल सही, बन बतूता मोरक्को है, निकितिन रूस है और सैयद अली रईस जो है तुर्की हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो सारे कथन आपका जो है वो सी राइट हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन से युग में सही सम्मिलित नहीं है। यात्री है, आपका गृह देश है, इबन बतूता मोरक्को है, मार्को पोलो इटली है, अब्दुल रज्जाक जो तुर्की नहीं है, नूनिस जो है वो पुर्तगाली हो जाएगा। तो सी सही आपका नहीं है। अगले प्रश्न में हम देख सकते हैं, अगले प्रश्न में चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो निम्न यात्रियों के जो है वो पधारने का क्या अनुक्रम रहा। तो स्पेशली जो है वो आपका अनुक्रम रहा है अलबरूनी हो जाएगा, उसके बाद इबन बतूता हो जाएगा, ए है, और फिर जो वो टेबरनियर हो जाएगा, मनोची जो है वो लास्ट में हो जाएगा। तो CABD हो जाएगा। तो CABD जो है वो बी राइट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है वो बी राइट हो जाएगा डियर। यहाँ देख सकते हैं अलबरूनी आपका मोहम्मद गजनबी के साथ आपका 1025 ईस्वी में सोमनाथ पर आक्रमण के समय भारत आया था। इबन बतूता जो मोरक्को मूल का अरबी यात्री था। विभिन्न देशों की यात्रा के बाद जो 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया। दिल्ली का जो है वो काजी नियुक्त आपका हुआ और यह तुगलक के दरबार में करीब 8 साल तक 1345 ईस्वी में यह जो है वो पुनः मोरक्को वापस लौट गया। टेबरनियर जो है वो शाहजहाँ और औरंगजेब के शासनकाल में कुल मिलाकर के 1638 ईस्वी से 1663 ईस्वी के बीच 6 बार भारत की यात्रा की। मनुची जो है वो इटली का जो है वो यात्री था और 1656 में भारत की यात्रा की। इसने दारा के यहाँ तोपची के रूप में नौकरी की। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे है कि निम्नलिखित घटनाओं का विचार कीजिए और इन्हें कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो मोहम्मद बिन तुगलक का राजधानी का हस्तांतरण, अफगानपुर षड्यंत्र और आपका जलालुद्दीन खिलजी की हत्या, तराइन का युद्ध आपका। तो सीक्वेंस वाइज अगर हम बात करें तो पहले आपका 4 हो जाएगा, फिर आपका जो जलालुद्दीन खिलजी की हत्या होती है, फिर आपका अफगानपुर का जो है वो अफगानपुर षड्यंत्र होता है और आपका जो है वो लास्ट में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण होता है। तो ये राइट हो जाएगा। तो 4, 3, 2, 1 हो जाएगा। ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो है वो तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी की हत्या होती है 1296 ईस्वी में, और अफगानपुर षड्यंत्र जो है वो 1325 में होता है। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी का हस्तांतरण 1326 से 27 ईस्वी में होता है। दिल्ली सल्तनत में जो है कुल कितने राजवंश हुए। तो आपका 5 थे। तो दैट इज जो वो डी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं दिल्ली सल्तनत में कुल 5 राजवंश ने शासन किया, जो क्रमशः आपका इस प्रकार है। संस्थापक देख सकते हैं वंश को देखेंगे। गुलाम वंश को जो वो इस्टेब्लिश कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था 1206 से लेकर के 1290 के बीच में। खिलजी वंश का जलालुद्दीन खिलजी है, टाइम पीरियड 1290 से 1320 का हो जाएगा। तुगलक वंश जो है वो आपका 1320 से लेकर के 1412 का टाइम पीरियड हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। खिजर खान ने सैयद वंश का जो है वो स्थापना किया था 1414 से लेकर के 1451 तक में। लोधी वंश का जो है 1451 से 1526 यानी जो है वो बाबर के आने तक आपका बैलुल लोधी ने संस्थापक के रूप में किया था। देख सकते हैं दिल्ली सल्तनत के नीचे दिए गए आपका वंशों का सही कालक्रम। खिलजी के बाद तुगलक, तुगलक के बाद आपका सैयद, लास्ट में आपका लोधी हो जाएंगे। बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला हम देख लेते हैं निम्नलिखित आपका वंशों में से किस क्रम में दिल्ली पर शासन किया था। तो यहाँ पे स्पेशली जो है वो आपका सबसे पहले गुलाम हो जाएंगे। तो गुलाम वंश के बाद जो है वो आपका खिलजी हो जाएंगे, फिर जो है वो आप देख सकते हैं लोधी, यहाँ पे सैयद है, लोधी लास्ट में हो जाएगा। 4,
4132 राइट हो जाएगा। तो 4132 आपका जो है बी राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि निम्न में से किसके जो है वो कालक्रम अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। तो रुकनुद्दीन आपका हो जाएंगे, फिर मुबारक खां हो जाएंगे और फिरोज शाह तुगलक और आलम शाह हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 राइट हो जाएगा। तो ये स्पेशली शी राइट हो जाएगा। इल्तुतमिश के बाद उसके जो है वो बड़े पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज को 1236 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठाया गया। मुबारक खान 1316 ईस्वी में मुबारक खिलजी के नाम से दिल्ली का सुल्तान बना। फिरोज शाह तुगलक जो है वो 1351 से 1388 ईस्वी तक जो दिल्ली का सुल्तान रहा और सैयद वंश का शासक आलम शाह जो वो स्पेशली 1445 से 1451 ईस्वी तक दिल्ली का सुल्तान था। आलम शाह सैयद वंश का अंतिम शासक था। देख सकते हैं निम्नलिखित आपका दिल्ली सुल्तानों में से किनकी माता हिंदू थी। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्पेशली नासिरुद्दीन खुसरो की भी थी, गयासुद्दीन तुगलक की भी थी, फिरोज तुगलक की भी थी, लोदी की भी थी। तो सारे कथन जो वो बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएंगे। तो डी जो वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। नासिरुद्दीन खुसरो की बात करें तो यह भारतीय मुसलमान था। प्रारंभ में वह बारवार अथवा जो गडरिया नामक नीची जाति का गुजराती हिंदू था। बाद में उसने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। वह 15 अप्रैल से 7 सितंबर 1320 ईस्वी तक दिल्ली का सुल्तान रहा। गयासुद्दीन तुगलक जिसका जो है वो जन्म एक निम्न कुल में हुआ था। उसके पिता बलबन का गुलाम था और माता पंजाब के जाट परिवार की थी। उसने जो है वो 1320 से 1325 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। फिर उस तुगलक को देखेंगे। फिरोज का जन्म जो है वो 1309 ईस्वी में हुआ था। वह गयासुद्दीन तुगलक के छोटे भाई आपका रजब और बीबी जौला यानी हिंदू थी का पुत्र था। याद रखिएगा रजब और जौला जी के ये पुत्र थे और उसका शासनकाल जो है वो 1351 से 1388 ईस्वी का रहता है। 1489 से लेकर के 1517 का इसकी माता जयबंद एक सुनार की पुत्री थी। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं अगले प्रश्नों में कि अगर हम बात करें विचार करने कि सुल्तान महमूद गजनबी ने नगरकोट दुर्ग पर आपका 1009 में आक्रमण किया। तो बिल्कुल पहला राइट है। दूसरा देख सकते हैं नगरकोट अभियान का नेतृत्व व्यक्तिगत सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने किया था। तो ये सही नहीं है डी है। थर्ड देख सकते हैं कि 1348 ईस्वी में राजा पूरन चंद्र ने कांगड़ा दुर्ग को वापस प्राप्त किया। तो थर्ड भी राइट नहीं है। अगला है कि अमीर तैमूर की वापसी के बाद हरिश्चंद्र जो है वो 1405 ईस्वी में कांगड़ा के सिंहासन पर आरूढ़ हुए। तो फर्स्ट एंड जो है वो फोर्थ राइट हो जाएगा। देख सकते हैं मुस्लिक आक्रांता महमूद गजनबी ने आपका 1009 ईस्वी में कांगड़ा जिले के नगरकोट दुर्ग पर आक्रमण किया था। ये गजनबी था। इसके पूर्व महमूद गजनबी ने आपका 10वां ईस्वी पंजाब पर आक्रमण कर आनंदपाल को पराजित आपका किया था। तैमूर की वापसी के बाद आपका हरिश्चंद्र 1405 ईस्वी में कांगड़ा के सिंहासन पर आरूढ़ हुए थे। तैमूर का अरबी भाषा में अर्थ आपका लोहा होता है। चलिए अगला देख लेते हैं डियर यहाँ पे घटनाओं का क्रम को। सबसे पहले तैमूर का आक्रमण है, फिर अलाउद्दीन खिलजी का देवगिरी पर आक्रमण है, तुगरील का विद्रोह है और आपका बहमनी राज्य की स्थापना हो जाएगा। तुगरील का विद्रोह है आपका, फिर अलाउद्दीन खिलजी का देवगिरी पर आक्रमण है, फिर जो वो बहमनी राज्य की स्थापना है और फिर जो तैमूर का आक्रमण हो जाएगा। तो 3241 राइट हो जाएगा। तो 3241 जो है वो बी राइट हो जाएगा। बंगाल के गवर्नर आपका तुगरील का विद्रोह 1289 ईस्वी में बलबन के जो वो समय में हुआ। अलाउद्दीन ने देवगिरी पर प्रथम आक्रमण 1296 में किया था। बहमनी राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हुई थी और आपका 1358 में तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। चलिए अगला देख लेते हैं कि सल्तनत की जो वो केंद्रीय सरकार में निम्नलिखित में से कौन अधिकारी सबसे बड़ा ओहदा रखता था। तो नायब ई मुल्लक हो जाएगा। तो दैट इज जो वो बी राइट हो जाएगा। नायब ई मुल्लक अथवा जो नायब ए मुमलकात नायब ए मुल्लक जिसको कहते हैं का पद सुल्तान बहराम के समय में आरंभ किया गया। बहराम शाह के सरदारों ने शासक जो वो शक्ति को अपने हाथ में रखने के लिए अपने में से जो एक को नायब का पद दिया। इस कारण जो वो दुर्बल सुल्तानों के समय में ही आपका इस पद का महत्व रहा। ऐसा जो है वो ऐसी स्थिति में
नायब का पद सुल्तान के बाद का माना जाता है और राज्य के वजीर से भी श्रेष्ठ जो है वो समझा जाता है। विशेष तथ्य के रूप में बहराम सार ने सर्वप्रथम नायब का पद जो है वो तेगीन को दिया था, किंतु बाद में बहराम सार स्वयं जो है वो शासन शक्ति को अपने हाथ में रखना चाहता था, इसलिए उसने जो है तेगीन की हत्या करवा दी थी। अगला देख सकते हैं, यहाँ पे सुमिलित बताना है कि कौन जो करेक्ट ऑप्शन है। तो दीवाने बंदगान तुगलक का हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है वो राइट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। मुस्खराज बलबन का नहीं है, कोई अलाउद्दीन खिलजी का नहीं है, अर्ज जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक का नहीं है। देख सकते हैं, अगर बात करें दीवाना अर्ज सैन्य विभाग था आपका बलबन का, मुस्तखराज जो राजस्व विभाग था अलाउद्दीन खिलजी का, आपका दीवान अमीर को ही कृषि विभाग था मोहम्मद बिन तुगलक का, और दीवान बंदगान दाश विभाग था फिरोजा तुगलक का। निम्नलिखित में से जो है वो कौन सा युग में आपका जो है वो ठीक सुमिलित है। तो देख सकते हैं यहाँ पे अधिकारी और कर्तव्य को देखिएगा तो अमीर हाजिब आपका दरबारी शिष्टाचार था, तो ये राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, और आपका जो है वो बरीदे ममालिक दाश विभाग का जो है वो अध्यक्ष नहीं था। सरजानदार जो वो जासूसी प्रभारी नहीं था। दीवान बंदगान सुल्तान के अंगरक्षकों का जो प्रमुख नहीं था। यहाँ पे जो वो ए राइट हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के विभिन्न पदाधिकारियों में आपका मीरी आपका हाजिब का संबंध दरबारी शिष्टाचार से था। वरीद ममालिक जासूसी विभाग का प्रधान था, जिसका अलाउद्दीन के काल में हो रहे अमीरों के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका थी। सरजानदार की जो वो नियुक्ति बलबन के काल में हुई, यह जो वो सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रधान था। फिरोज तुगलक को दासों का जो बहुत शौक था, अतः जो उसने आपका दीवान बंदगान नामक दास विभाग की स्थापना की थी। अगला हम देख सकते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन आपका सल्तनत काल में शाही सचिवालय का व्यंजक था। तो दीवाने इंशा हो जाएंगे, तो दैट इज जो वो बी राइट हो जाएगा। सल्तनत काल में शाही आपका सचिवालय को दीवान इंशा कहते थे। उसका कार्य शाही आदेशों और पत्रों का रूप बनाना, प्रांतपति और स्थानीय जो वो अधिकारियों से पत्र व्यवहार करना और सरकारी बातों का लेखा जोखा रखना था। इसके पास अनेक जो सचिव होते थे, जिन्हें आपका दबीर कहा जाता था। इसका प्रमुख जो है वो दबीर ए ममालिक होता था। मैच करना है डी देख सकते हैं दीवाने अर्ज, तो ये स्पेशली जो है आपका सैन्य विभाग से संबंधित है, तो आपका 4 हो जाएगा। और दीवाने रिसालत धार्मिक मुद्दों से संबंधित थे, और दीवाने इंसा जो सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित थे, और दीवाने वजारत वित्तीय मामलात से संबंधित है, तो थर्ड हो जाएगा। 4 1 2 3 राइट हो जाएगा। 4 1 2 3 आपका जो है वो डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दीवाने अर्ज जो है वो आपका सेना विभाग से संबंधित है। दीवाने रिसालत धार्मिक मुद्दों से संबंधित है। दीवाने इंशा आपका सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित है। दीवाने वजारत वित्तीय मामला से संबंधित है। दीवाने वरीद जो है वो गुप्तचर विभाग या, और दीवाने रियासत जो है वो आचार नियंत्रण विभाग हो जाएगा। अगला हम देख सकते हैं कि कौन सुमिलित नहीं है, कौन आपका नॉट करेक्टली मैच बताना। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग है। दीवाने वरीद गुप्तचर विभाग है, आपका दीवाने शदान विभाग नहीं है। दीवाने रियासत जो है वो बाजार नियंत्रण विभाग हो जाएगा, तो यहाँ पे सही सी जो है वो नहीं है। रखिएगा दीवाने शाह जो सरकारी पत्र विभाग से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। आलम खान जो है वो किस कारखाने से संबंधित था। तो आपका पत्ता काओ से संबंधित था, तो सी राइट हो जाएगा। आलम खान पत्ता काओ से संबंधित यानी शाही एजेंडे या निशान का विभाग था। ठीक है, अगला देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पद जो है वो दिल्ली सल्तनत में गुप्तचरों को निर्दिष्ट करता है। तो वरीद हो जाएगा, तो दैट इज डी राइट हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत में वरीद जो वो शब्द गुप्तचरों को निर्दिष्ट करता है। वरीद ममालिक गुप्तचर विभाग का प्रधान होता था। विभिन्न आपका गुप्तचर यानी वरीद यानी संदेशवाहक और डाक चौकिया उसके अधीन होती थी। इसके अतिरिक्त आपका मुनहियान जो वो गुप्तचर व्यवस्था से संबंधित था। मुशर्रिफ लेखाकार था, जबकि शाही कारखानों का अध्यक्ष मुतशरीफ था तथा जो वो सन्ना बाजार का अधीक्षक कहलाता था। अगला हम देख सकते हैं कि स्पेशली निम्नलिखित में कौन सही है। तो मुनहियान आपका गुप्तचर थे, बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। मुशर्रिफ जो शाही कारखाना नहीं था। वरीद जो वो अनाज बाजार का जो वो ऑफिसर नहीं था। शाहना जो जासूस नहीं था, तो ए राइट हो जाएगा। आपका मुनहियान आपका गुप्तचर था, स्पाई। देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सुमिलित है। तो आपका जो मुंतशरीफ शाही कारखाना था,
तो सी जो है वो राइट हो जाएगा। सल्तनत कालीन प्रशासन में शाही कारखानों का महत्वपूर्ण स्थान था। प्रत्येक कारखाना उच्च श्रेणी के मलिक के अधीन रखा जाता था, जिन्हें मुतसरिफ कहते थे। मुतसरिफ को अलग से अपने विभाग का हिसाब किताब रखना पड़ता था और वार्षिक परीक्षण के लिए इसे दीवाने वजारत में आपका देना पड़ता था। यहाँ देख सकते हैं सूची 1 को सूची दूसरे से आपका, तो यहाँ फिरोज तुगलक आपका जो है वो नहरों का निर्माण किया था। बलबन जो है वो आपका नौरोज स्टार्ट किया था त्यौहार, और अलाउद्दीन खिलजी दीवाने रियासत हो जाएगा, और जहांगीर जो है वो थॉमस रोज के समय आया था। तो आपका 3214 हो जाएगा, तो 3214 जो है वो बी राइट हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका जो है वो बी राइट हो जाएगा। फिरोज तुगलक ने अनेक जो है वो लोक कल्याणकारी कार्य किए तथा उसके अनेक जो है वो नहरों का निर्माण करा है। बलबन ने अपने शासनकाल में ईरानी त्यौहार नौरोज को अपनाने की प्रथा की शुरुआत की। अलाउद्दीन ने बाजार नियंत्रण के लिए दीवाने रियासत नामक विभाग की स्थापना की। ब्रिटिश राजदूत जो है वो सर टॉमस रो आपका मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में व्यापारिक सुविधाओं को प्राप्त करने की आशा से आपका जो है वो उपस्थित हुआ था। चलिए अगला देख लेते हैं कौन असत्य हो जाएगा। तो स्पेशली जो है वो आपका असत्य हो जाएगा, तो दीवाने मुस्कराज अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। दीवाने अमीर कोई मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएंगे। दीवाने खैरात जो है वो फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा, और दीवाने रियासत जो है वो बलबन से संबंधित नहीं है। तो यहाँ डी सही नहीं है। देख सकते हैं दीवाने जो है वो मुस्कराज की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने वित्त विभाग के अंतर्गत की थी। दीवाने अमीर कोई की स्थापना कृषि और मालगुजारी की जांच हेतु मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। दीवाने खैरात की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने जो है वो मुसलमान अनाथ स्त्री और विधवाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए की थी, तथा दीवाने रियासत नामक विभाग की स्थापना बाजार नियंत्रण व्यवस्था के सफल संचालन हेतु अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया था। यहाँ पे हम देख सकते हैं स्पेशली जो है वो मध्यकालीन भारत की आर्थिक जो है वो इतिहास के संदर्भ में भारत अर्हता किसे जो है वो निरूपित करता है। तो स्पेशली भूमि की जो है वो सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र यानी वाटर बिल को करता है। तो दैट इज जो है वो सी राइट हो जाएगा। मध्य एशिया के जो शकों द्वारा जो है वो बापी यानी स्टेप्ड वेल, अर्कट्टा या रहट जिसको कहते हैं का निर्माण यानी जो पर्शियन वेल जिसको कहते हैं, इसे पर्शियन पर्शियन व्हील भी कहते हैं। यह आपका भूमि सिंचाई हेतु प्रयुक्त की जाने वाली एक विलक्षण मशीन थी जो चेन और गियर पर आधारित थी। भारत में जो रहट के प्रवेश का वास्तविक जो है वो समय 13वीं एवं 14वीं शताब्दी में माना जाता है। इसकी जो है वो इसका सर्वप्रथम एवं विस्तृत वर्णन बाबर द्वारा 16वीं शताब्दी में किया गया। प्रारंभ में लकड़ी की इस जो विलक्षण स्पेशली मशीन पर घनी जैव विद्वानों का भी आधिपत्य बना रहा, किंतु 16वीं शताब्दी तक धीरे धीरे यह आम के जैवों किसानों की भी पहुंच के भीतर आपका हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः कौन थे। तो दैट इज वो व्यापारी थे, तो डी राइट हो जाएगा। बंजारे जो मध्यकाल के घुमंतु व्यापारी थे जो गांव-गांव शहर-शहर घूम करके अपना माल बेचते थे। ये जो है वो मूलतः राजस्थान में निवास करते थे, किंतु वर्तमान में संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में फैले हुए हैं। बंजारे पारंपरिक रूप से जो है वो नमक और बैलों के आपूर्तिकर्ता व्यापारी माने जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि स्पेशली दिल्ली सुल्तानों के राज परिवार के प्रमुख अधिकारियों को किस नाम से जाना जाता था। तो वकील दर हो जाएंगे, तो दैट इज़ बी राइट हो जाएगा। दिल्ली सुल्तानों के जो वो राज परिवार के प्रमुख अधिकारी को वकील दर के नाम से जाना जाता था। यह शाही महल एवं सुल्तान की व्यक्तिगत जो वो सेवाओं की देखभाल करते थे यानी करता था। अगला आप देख सकते हैं कि सल्तनत काल में जो है वो आपका बाह्य व्यापार की उन्नति हुई और हिंदू भी मुसलमान संतों का आदर करते थे। उर्दू का विकास हुआ, तो ये पक्का सभी सही हो जाएंगे। देख सकते हैं सल्तनत काल में भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रमुख स्थान था। यहाँ भारत का माल बाहर विदेशों में आपका भेजा जाता था। वहीं आपका ज़रूरत की सामग्री विदेशों में मंगाई जाती थी। आर्थिक आपका स्थिति अच्छी थी। हिंदू लोग आपका सूफी संतों का आदर करते थे। मोहद्दीन चिश्ती की दरगाह पर मुसलमानों के साथ ही आप हिंदू भी जाया करते थे। इस समय गज़ल और कव्वाली विशेष करके उर्दू भाषा में गाई जाती थी, अतः उपरोक्त तीनों जो वो कथन सत्य हो जाएंगे। खिदमती आपका क्या है, तो स्पेशली खिदमती जो है वो आपका जो वो पराजित हिंदू शासकों से लिया जाने वाला जो वो कर हो जाएगा, तो डी राइट हो जाएगा।
पराजित हिंदू शासकों से ज़बरदस्ती लिया जाने वाला आपका खिदमती कहलाता था। यहाँ देख सकते हैं जहांगीर के लिए आरक्षित भूमि कहलाती थी, तो माल ए पैवाकी हो जाएगा, तो दैट इज वो सी राइट हो जाएगा। माल ए पैवाकी आपका भूमि आरक्षित भूमि होती थी। ये जे वो जागीरदारों से दंड स्वरूप वापस ली गई भूमि होती थी। माल ए पैवाकी जे वो भूमि न तो आपका जागीर भूमि होती थी और न ही खासा भूमि। यह भूमि हस्तांतरण के लिए आरक्षित आपका रखी जाती थी। उस भूमि को आवंटन से पूर्व राजकीय कर्मचारी की देखरेख में रखा जाता था। यहाँ देख सकते हैं कि मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ था, तो आपका लगान निर्धारण का तरीका था, तो दैट इज वो बी राइट हो जाएगा। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ लगान निर्धारण का तरीका था। बटाई में उत्पादित फसल के अनुमान के आधार पर लगान का निर्धारण किया जाता था, जबकि जब्ती में आपका भूमि की माप करके नगद वसूली की जाती थी, जबकि जो नष्क एवं कनकूत में उपज की माप के बिना अनुमान के आधार पर लगान का जो निर्धारण किया जाता था। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित नहीं करता है, तो खुम्स नहीं होगा, तो बी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं खुम्स लूट की धन होता था। इस जो धन का 1/5 भाग राजकोष में और जो वो 4/5 भाग जो वो सैनिकों में बांट दिया जाता था, परंतु अलाउद्दीन खिलजी एवं मोहम्मद बिन तुगलक ने धन के लूट के धन का 4 भाग राजकोष में जमा किया और 1/5 भाग सैनिकों में वितरित किया। यह भूमि उत्पाद का कर नहीं था। खराज जो वो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला जो भूमि कर था, यह उपज का 1/3 से 1/2 भाग तक वसूल किया गया। सल्तनत काल में लगान निर्धारण की मिश्रित प्रणाली को मुक्तई कहा गया है। अगर हम बात करें उशरी जो भूमि के आपका स्वामी तुर्की मुस्लिम थे तथा उनसे आपको भूमि की उपज पर उस नामक कर लिया जाता था। यह आपका कर प्राकृतिक साधनों से सिंचित भूमि की उपज का 1/10 भाग तथा मनुष्यकृत साधनों जैसे आपका कुआं तालाब आदि से सिंचित भूमि की उपज का 1/5 भाग लिया जाता था। यहाँ देख सकते थे कि निम्न में से जो उशरी भूमि के स्वामी कौन थे, तो तुर्की मुस्लिम थे, तो दैट इज ए राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे आपका सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च आपका ग्रामीण अधिकारी था, तो ये चौधरी होते थे। स्पेशली जो मेडाइवल आपका जो है वो स्पेशली जो है वो सल्तनत पीरियड के बारे में है, तो ए राइट हो जाएगा। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी चौधरी था। सल्तनत काल में अलाउद्दीन आपका नामक सुल्तान था और अलाउद्दीन प्रथम जो है वो सुल्तान था, जिसने आपका भूमि की पैमाइश कराकर भूमि की वास्तविक जो आय पर लगान लेना निश्चित किया। भू राजस्व की सल्तनत काल में आय का जो मुख्य स्रोत था और रावत मलिक आदि लगान वसूल करते थे। अगला देख सकते हैं यहाँ पे स्पेशली जो 13वीं से 14वीं शताब्दी में भारतीय किसान निम्नलिखित की खेती नहीं करते थे, तो मक्का की खेती नहीं करते थे, तो डी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं 13वीं से 14वीं शताब्दी में भारतीय किसान मक्का की खेती नहीं करते थे। वास्तव में मक्का पुर्तगाली द्वारा लाई गई फसल थी, इसलिए भारतीयों के लिए अज्ञात थी, जबकि गेहूं आपका जौ और चना प्राचीन काल से भारत में आपका उत्पन्न किया जाता था। अगला आप देख सकते हैं कि निम्नलिखितों पे विचार कीजिए, तो यहाँ पे है कि दिल्ली सल्तनत के जो है वो राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमिल कहा जाता था, तो फर्स्ट राइट हो जाएगा। सेकंड है कि दिल्ली के जो है वो सुल्तानों की एकता प्रणाली एक प्राचीन विदेशी संस्था थी, तो सही नहीं है। अगला देख सकते हैं मीर बख्शी का जो पद दिल्ली के खिलजी सुल्तानों के शासनकाल में अस्तित्व में आया, तो ये सही नहीं है, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी अधिकारी को आमिल कहा जाता था। एकता व्यवस्था दिल्ली सल्तनत की एक जो प्रमुख विशेषता थी। इसका जो मुख्य उद्देश्य भारत में प्रचलित सामंती प्रथा को नष्ट करना और साम्राज्य के दूरस्थ जो प्रदेशों को केंद्र से जोड़ना था। इसका प्रारंभ जो है वो इल्तुतमिश की शासनकाल में हुआ था। दिल्ली सल्तनत अनेक जो प्रांतों में विभक्त था, जिसे इक्ता कहा जाता था। इक्तादारों द्वारा जो है वो सरकारी खजानों में जमा की जाने वाली अतिरिक्त जो है वो राशि फवाजिल कहलाती थी। याद रखिएगा, पूछे गए हैं। फवाजिल इक्ता से प्राप्त अतिरिक्त जो है वो आय जो कि केंद्र का हिस्सा होती थी, यानी जो है वो स्पेशली सेंटर का। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी को फवाजिल भेजने से मुक्त कर दिया था।
यहाँ का जो शासक आपका नायक वली या मुफ्ती द्वारा संचालित किया जाता था। मुगल काल में सैन्य जीवो व्यवस्था का प्रमुख अधिकारी मीर बख्शी था। इसकी नियुक्ति आपका बादशाह द्वारा की जाती थी। मुगलों की मनसबदारी व्यवस्था में मीर बख्शी का पद अत्यंत जो वो महत्वपूर्ण हो गया था। इसके द्वारा शरखत नामक पत्र पर आपका हस्ताक्षर करने के बाद ही सेना को प्रतिमाह वेतन मिलता था। प्रांतों में नियुक्त आपका वकिया नविश मीर बख्शी को ही आपका सीधे संदेश देता था। सल्तनत जो है वो काल में फवाजिल का अर्थ था, तो स्पेशली द्वारा जो है वो इक़्तादारों द्वारा जो है सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि थी, तो दैट इज सी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं, भारत भ्रमण पर आए यात्रियों के बारे में निम्नलिखित में से विचार करने हैं। हेरात के जो है वो अब्दुल रज़्ज़ाक़ समरकंदी ने दिल्ली और दौलताबाद का भ्रमण किया, तो सही नहीं है डियर। इब्न बतूता जो है वो दिल्ली तथा दौलताबाद दोनों का विस्तृत लेखा उपलब्ध कराता है, तो सेकंड राइट है यहाँ पे। फ्रेंकोइस जो है वो वर्नियर के अनुसार मुगल जो है वो भारत में भूमि में कोई निजी संपत्ति नहीं थी, तो स्पेशली आपका 2 और 3 जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है वो आपका डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन के रूप में चूज़ कर सकते हैं आप। फारस यानी हेरात में जो है वो जन्म का यानी फारस में हुआ था यात्री अब्दुल रज़्ज़ाक़, जिसने भारत में और बाहर आपका दूर दूर तक की यात्राएं की। देवराय द्वितीय के काल में विजयनगर यानी 1442 से 43 ईस्वी में आया था। वह इस राज्य का एक जो वो एक प्रशंसापूर्ण विवरण आपका पेश करता था। फ्रांसीसी यात्री फ्रेंकोइस बर्नियर ने 1656 से 1668 ईस्वी के मध्य भारत की यात्रा की थी। और वर्नियर ने जो है वो मुग़ल साम्राज्य का विस्तृत विवरण ट्रेवल इन द आपका मुग़ल एम्पायर नामक पुस्तक में किया है। इसके अनुसार जो है वो उसके अनुसार मुग़ल भारत में कोई निजी संपत्ति नहीं थी। सभी जो है वो ज़मीनें सम्राट के अधीन थी, जिसे सरदारों में बांट दिया जाता था। इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था, जिसे 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दिल्ली में आया था और दिल्ली में आपका काजी के रूप में कार्य किया। इब्न बतूता लंबे वक्त तक दिल्ली में रुका तथा उसका विस्तृत विवरण करता है। वहीं दौलताबाद का अंतिम जो है वो दौलताबाद का सीमित वर्णन करता है। इसकी जो है वो रेला नामक पुस्तक में भारत से संबंधित जानकारी मिलती है। दस्तार बंदगान कौन थे, तो स्पेशली आपका उलेमा होते थे, तो दैट इज जो है वो डी राइट हो जाएगा। दस्तारे बंदगान जो है वो उलेमा कहलाते थे। उलेमा सल्तनत काल में मुस्लिम धार्मिक गुरु थे। इसका कार्य मुस्लिम कानूनों की विवेचना करना था। इसके बाद भी उलेमाओं की अति सक्रियता और बेवजह सुल्तान पे जो वो मुस्लिम कानूनों के अनुपालन की सभी कीर्ति को अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद तुगलक जैसे आपको शासकों ने नियंत्रित करते हुए उसके अनावश्यक हस्तक्षेप को रोकने का प्रयास किया। यहाँ देख सकते हैं, स्पेशली अगर हम बात करें, देख सकते हैं अगले प्रश्न में कि आइन उल मुल्क जो है वो सुल्तानी में इसमें से किस शासक के अधीन सेवा नहीं की थी, तो इल्तुतमिश के समय नहीं किया था। आपका डी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि आइन उल मुल्क मुल्तानी जो है वो स्पेशली मुल्तान का गवर्नर और अलाउद्दीन खिलजी का प्रमुख सेना नायक था। इसने अलाउद्दीन के अतिरिक्त मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक को भी अपना सेवाएं प्रदान की थी। इल्तुतमिश के अधीन इसकी जो सेवाएं नहीं थी, तो स्पेशली वो उसकी सेवा नहीं दिया था इल्तुतमिश के समय में। चलिए अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एकता जी व्यवस्था की नहीं है, तो स्पेशली आपका एकता एक जो है वो राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी, बिल्कुल राइट है। सियासतनामा एकता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत है, बिल्कुल राइट है डियर। और अगला है कि एकता से जो है वो एकत्रित राजस्व आपका सीधा सुल्तान के खाते में जाता है, तो सही नहीं है। मुक्ति की जो है वो मुक्ति को एकता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे, बाकी सभी सही है, सही नहीं है। भारत में एकता प्रणाली की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। एकता एक अरबी शब्द है, इसका अर्थ है भूमि। सल्तनत काल में जो वो प्रांतों को ही एकता या विलायत आपका कहते थे। एकता प्रणाली की जो वो विस्तृत व्याख्या निजामुल मुल्क तुशी की पुस्तक आपका सियासतनामा में मिलता है। एकता जो वो भूमि मुक्ता या वली या नाजिब नामक अधिकारी के अंतर्गत होती थी। वह आपका सैनिक, प्रशासकीय और वित्तीय अधिकारी का उपयोग करता था।
अलाउद्दीन खिलजी ने दीवानी वजारत के माध्यम से उनके ऊपर नियंत्रण रखा था। इक़्तिदार आपका भूमि का लगान वसूल करके स्वयं का प्रशासनिक व्यय या वेतन निकाल करके अतिरिक्त धनराशि सरकारी खजाने में जमा कर देते थे, जिसे फवाजिल कहते हैं। इक्ता व्यवस्था के अंतर्गत किसी भी अधिकारी को उसके वेतन के बदले उसे प्रदान किए गए क्षेत्र के भूमि भूमि कर को प्रदान किया जाता था। यह व्यवस्था आनुवंशिक नहीं थी। इस व्यवस्था के माध्यम से दिल्ली सल्तनत के दूर दराज के अधिकृत भागों को केंद्र से जोड़े रखना आसान था। अगला देख सकते हैं कि दिल्ली सुल्तानों के अंतर्गत वली कौन थे, तो प्रांतीय गवर्नर थे, तो ए राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक सिक्का प्रचलन में नहीं था, तो दाम नहीं था, ये आपका राइट हो जाएगा। देख सकते हैं कि आपका सल्तनत काल के सिक्के टंका थे, शशगनी थी, पीतल, चांदी और तांबे जैसे धातुओं से बने थे। टंका चांदी का टंका चांदी का 175 जेवो ग्रेन भार वाला सिक्का था। चांदी का टंका और तांबे का जीतल सर्वजेवो प्रथम इल्तुतमिश ने चलाया था, जबकि शशगनी जो आपका तांबे का सिक्का था कुछ फिरोज शाह तुगलक द्वारा चलाया गया था। शशगनी के जेवो आधे मूल्य का सिक्का दुगानी कहलाता था। अफीफ के अनुसार फिरोज शाह ने अदा और विक नामक तांबे का सिक्का भी चलाया था, जो जीतल के आधे या चौथाई आपका होते थे। नाम जो है वो तांबे का सिक्का था, जो आपका शेरशाह सूरी द्वारा चलाया गया था। यहाँ पे देख सकते हैं कि सल्तनत काल के जो वो, अगर हम बात करें सल्तनत काल के सिक्के टंका, शशगनी और आपका जीतल किन धातुओं से बने थे, तो चांदी और तांबा से थे, तो ए राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं घटना और व्यक्ति से संबंधित हम देख लेते हैं, ये थोड़ा दूर रखती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये स्पेशली जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं तरमाशीरीन खान का जो है भारत पे आक्रमण, तो ये स्पेशली आपका तुगलक के समय हुआ था, मोहम्मद बिन तुगलक के समय हो जाएगा, तो आपका एज का जो है वो 4 हो जाएगा। पुर्तगाली कारिंदा फर्नाओ मार्टीज इवेजेलो का आगमन, तो स्पेशली जो है वो चपानेर हो जाएगा, तो बी का जो है वो आपका 3rd हो जाएगा। यात्री नूनीज का आक्रमण जो है वो स्पेशली आपका जो किया गया था, तो ये स्पेशली आपका विजयनगर के समय किया गया था, तो ये स्पेशली याद रखिएगा, सी का ए हो जाएगा। ए का 4, बी का 3 और सी का 1st हो जाएगा। और आपका कश्मीर घाटी में नहरों का जाल जो है वो आपका जैनुल आबिदीन ने किया था। ये तो आप लोग जो है वो एलिमिनेट कर ही सकते थे, तो स्पेशली आपका सी राइट हो जाएगा। चलिए सामने सामने देख लेंगे, क्योंकि आपको एक साथ फॉन्ट को दिखाना पॉसिबल नहीं था मेरे लिए, ठीक है, तो आप लोग देख लिए होंगे। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं डिटेल सेक्शन को। घटना को देख सकते हैं, आसान व्यक्ति को तमाशीरीन जो वो भारत का तमाशीरीन खान का भारत पर आक्रमण, मोहम्मद बिन तुगलक के समय पुर्तगाली कारिंदा फर्नाओ और मार्टीज इवेजेलो का आगमन, आपका चपानेर में यात्री नूनीज का आगमन जो वो विजयनगर यानी अच्युत देवराय के समय हुआ था। और कश्मीर घाटी में नहरों का जाल जो है वो जैनुल आबिदीन के द्वारा किया गया था। देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से जो है वो आपका कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, तो आपका रजिया सुल्तान दिल्ली सही है, बहादुर साहब गुजरात सही है, बाज बहादुर आपका मालवा सही है, चांद बीबी जो है वो लखनऊ से नहीं थी, तो याद रखिएगा डी राइट हो जाएगा। चांद बीबी अवध की शासिका नहीं थे, वह अहमदनगर की शासिका थी। इसका विवाह बीजापुर के शासक अली आपका आदिल शाह फर्स्ट के साथ हुआ था। यहाँ पे अगले प्रश्न में हम देख सकते हैं, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्पेशली अगर हम बात करें तो विजयनगर के कृष्णराव का शासनकाल हो जाएगा। और आपका जो है कुतुब मीनार का निर्माण है, और पुर्तगाली का जो है वो भारत पे आगमन है, और फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो जाएगा। सबसे पहले जो है कुतुब मीनार का निर्माण हो जाएगा, फिर जो है वो फिरोज शाह तुगलक का आपका मृत्यु हो जाएगा, फिर जो पुर्तगाली का भारत आगमन हो जाएगा, और फिर जो है वो कृष्णदेवराय का शासनकाल हो जाएगा। तो 2 4 3 1 राइट हो जाएगा। तो 2 4 आपका 3 1 ए राइट हो जाएगा। कुतुब मीनार का निर्माण जो 1199 ईस्वी में शुरू हुआ, और फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु आपका 1388 में होता है। और स्पेशली बात करें यहाँ पे तो पुर्तगालियों का भारत आगमन 1498 में हुआ। विजयनगर के कृष्ण देवराय का शासनकाल 1509 से 1529 में किया गया था। यहाँ पे देख सकते हैं शब्द और अर्थ को देख लेते हैं डियर। अगर आप देखेंगे मेहराब, तो स्पेशली आपका जो है तोरण होता था। उसके अलावा जो है वो यहाँ पे मेंबर स्पेशली जो है वो सोपानी उपदेश मंच था।
और खुतबा जो है वो धर्मोपदेश होता था, और किबला जो है वो आपका जो प्रार्थना के लिए काबा की ओर आपका दिशा हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, तो 3142 हो जाएगा। 3142 जो है वो आपका सी राइट हो जाएगा। मेहराब जो है वो तोरण हो जाएगा। मेंबर जो है वो सोपानी उपदेश मंच है। खुतबा जो है वो धर्मोपदेश है, और किबला जो है प्रार्थना के लिए काबा की ओर आपका दिशा हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, निम्नलिखित में से जो है वो आपका निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय वादी अंतर भारतीय इस्लामी समन्वय का सबश्रेष्ठ उदाहरण है? तो सितार हो जाएगा, तो दैट इज बी राइट हो जाएगा। अमीर खुसरो साहित्य के अतिरिक्त संगीत के क्षेत्र में भी आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसने भारतीय और पर्शियन यानी ईरानी रागों का सुंदर मिश्रण किया, और यह नवीन राग शैली ईमान और जिल्फ, साजगरी आदि को जन्म दिया। उसने फ़ारसी और अरबी मूल के कई राग जैसे आपका एमन एवं घोर आदि संगीत में शामिल किया। भारतीय कव्वाली में एक वो नवीन शैली को जोड़ा, और अमीर खुसरो ने सितार संगीत वाद्य की वो हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबश्रेष्ठ मिश्रण माना। यहाँ देख सकते हैं, अमीर खुसरो ने अनेक काव्यात्मक शैली में हिंदी का प्रयोग किया, और फारसी की एक नई शैली की वो सृष्टि की, जो सबक ए हिंदी अर्थात हिंदुस्तानी शैली के नाम से प्रसिद्ध हुई। अमीर खुसरो ने शतरंज के खेल को दिल्ली के भारत की देन मानते हैं, यानी अमीर खुसरो ने शतरंज को माना है। उन्होंने अपनी पुस्तक खजाइन उल फतूह में शतरंज के बारे में वर्णन किया है। सितार, वीणा और सारंगी का मिश्रण है। सितार जो है वो वीणा और सारंगी का मिश्रण है। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र वीणा हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे है स्पेशली कि निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का जो है वो सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है? तो सितार को मानते हैं, तो डी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि अमीर जो है वो खुसरो के अनुसार शतरंज का खेल आविष्कारक कौन किया? तो आविष्कारक थे भारत में हुआ था, तो दैट इज बी राइट हो जाएगा। यह स्मारक देख सकते हैं, लिए चलिए देख लेते हैं। स्मारक और यहाँ पे निर्माता है, तो अलाई दरवाज़ा दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सिकरी में अकबर ने किया था। मोती मस्जिद आगरा वाली शाहजहाँ ने किया था, और आपका मोती मस्जिद दिल्ली वाले औरंगजेब ने किया था। तो 1 2 3 4 राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे स्पेशली अगर हम बात करें तो फर्स्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। देख सकते हैं, अलाई दरवाजे का निर्माण कुतुबुद्दीन के समय अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, जबकि बुलंद दरवाजे का निर्माण फतेहपुर सिकरी के गुजरात विजय की याद में अकबर ने करवाया था। अकबर आगरा की वो मोती मस्जिद जो दीवाने खास में बनी है, उसका निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था, जबकि दिल्ली में लाल वो किले के अंदर आपका स्थित मोती मस्जिद जो पूर्णतः संगमरमर की है का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, शासक भवन को देख लेते हैं। डियर चलिए स्टार्ट करते हैं। शासक और भवन के रूप में बात करते तो ऐबक ने जो है वो 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। इल्तुतमिश ने जो है वो आपका सुल्तानगढ़ी बनवाया था, और आपका जो बलबन ने जो वसीरी का किला आप सभी जानते हैं, यानी ये स्पेशली जो वो आपका किलोखरी हो जाएगा ना। यहाँ देख सकते हैं, किलोखरी हो जाएगा यहाँ पे, तो स्पेशली जो है वो 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा बलबन का किलोखरी हो जाएगा, और अलाउद्दीन खिलजी का जो है वो आपका श्री दुर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो 2 हो जाएगा, तो 3 4 1 2 राइट हो जाएगा। तो 3 4 1 2 जो है वो आपका ए राइट हो जाएगा, तो अकॉर्डिंग टू आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। देख सकते हैं, ऐबक और भवन यानी शासक को देखेंगे 2.5 दिन का झोपड़ा ऐबक का, और इल्तुतमिश सुल्तानगढ़ी आपका 1231 ईस्वी का, बलबन जो किलोखरी का हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी दुर्ग यानी 1303 ईस्वी में बनाया था। यहाँ देख सकते हैं, अकबर सूची को देखेंगे लिए चलिए। अकबर का क्या हो जाएगा? तो अकबर का जो है वो आईने दशाला हो जाएगा। मोहम्मद तुगलक का जो है वो प्रतीक चिन्ह मुद्रा हो जाएगा। इल्तुतमिश का जो है वो आपका चिलगामी अमीर हो जाएंगे, और शेरशाह का जो है सड़क आजम हो जाएगा। तो 3 4 2 1 राइट हो जाएगा। तो 3 4 2 1 जो है वो 3 4 2 1 जो है वो आपका बी राइट हो जाएगा। आईने दशाला जो है वो अकबर के शासनकाल में राजा टोडरमल द्वारा स्थापित की गई वो राजस्व व्यवस्था की पद्धति थी। 1329-30 के आसपास मोहम्मद तुगलक ने तांबे और पीतल के सिक्कों की सांकेतिक मुद्रा चलाया था। इल्तुतमिश ने 40 से सरदारों के गुट अर्थात तुर्काने चियरगामे का संगठन आपका बनाया था।
शेरशाह द्वारा जो है वो निर्मित सड़क जो बंगाल के सोनार गांव से पंजाब के अटक तक जाती थी, उसे जो है वो सड़क को सड़क आजम कहा जाता है। चलिए अगला हम देख लेते हैं यहाँ पे। मध्यकाल की सरकार एक समग्र संरचना थी। ये आपका विलय था फारस, अरब, तुर्क, मंगोल, भारतीय तत्व का, तो दैट इज वो बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं मध्यकाल की जो सरकार की एक समग्र संरचना फारस, अरब, तुर्क, मंगोल और भारतीय तत्वों का मिश्रण था। फारस की खाड़ी एवं अरब देशों से आए आपका मुस्लिम शासकों, तत्पश्चात मुगलों, तुर्क, मुगल जो थे तथा तत्कालीन भारतीय शासन पद्धति के सम्मिश्रण के परिणाम स्वरूप मध्यकाल की सरकार या जो वो शासन प्रणाली का निर्माण हुआ। यहाँ पे देख सकते हैं सूची 1 को सूची दूसरे से मिलान करना है, तो ये स्पेशली प्लासी का युद्ध आप सभी जानते हैं तो 1757 में हुआ था। कनिंग का युद्ध जो है वो आपका 261 में होता है और हल्दीघाटी युद्ध जो है वो आपका 1576 में होता है और आपका जो है वो स्पेशली तराइन का युद्ध जो है वो आपका 1192 में होता है। तो आपका 4123 हो जाएगा। 41 जो है वो 23 जो है वो सी राइट हो जाएगा। प्लासी का युद्ध 1757 में होता है और आपका कलिंग का युद्ध जो 261 ईस्वी में होता है। हल्दीघाटी का युद्ध जो 1576 में होता है। तराइन का युद्ध जो 1192 में होता है। अगला देख सकते हैं निम्नलिखित 4 जो बाहरी आक्रमणों को कालक्रम आपका अवस्थित करें नीचे दिए गए सही उत्तर के अनुसार। सबसे पहले जो अब आपका याद रखिएगा चंगेज खां का युद्ध होता है, आपका आक्रमण होता है। फिर तैमूर का आपका आक्रमण होगा, फिर जो है वो नादिर शाह का होता है और लास्ट में अपना साहब दाली का मराठों के समय होता है। तो 243 आपका जो 1 राइट हो जाएगा। तो स्पेशली आपका जो है वो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बाहरी 4 आक्रमणों का क्रम जो है चंगेज खान जो है वो 1221 का हो जाएगा। मेल तुतमिश के समय हुआ था चंगेज खान का। तैमूर का जो है 1398 में आपका असदुद्दीन महमूद के समय हुआ। नादिर शाह जो है वो 1739 में मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह के समय हुआ था। हमासा अब्दाली का 1761 में हुआ था। याद रखिएगा अधिकतर जो है वो चंगेज जो पहले 1221 याद रख लीजिएगा। 1398 तैमूर का याद रख लीजिएगा, ये भूलिएगा आप पहले। युद्ध के रूप में आप देख सकते हैं वर्ष को, तो आपका चंदावर का युद्ध जो है वो आपका 94 में हो जाएगा। तैमूर का जो है वो युद्ध आप सभी जानते हैं 1398 में हो जाएगा। तालीकोटा का युद्ध जो 1565 में हो जाएगा। घाघरा का युद्ध जो 1529 में हो जाएगा। तो 21 आपका 43 राइट हो जाएगा। तो 2143 जो है वो डी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे डी राइट हो जाएगा डी। हम चलिए देख लेते हैं चंदावर का युद्ध जो है वो 1194 में कन्नौज नरेश आपका चंद जयचंद तथा मोहम्मद गौरी के बीच हुआ। 1198 ईस्वी में तैमूर ने आपका उत्तर भारत पर आक्रमण किया। तब जो है वो तुगलक साम्राज्य पतनमुख था और नासरुद्दीन महमूद शाह तुगलक शासक के रूप में सत्ता के केंद्र में था। तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में दक्षिण के सुल्तानों के संग तथा विजयनगर साम्राज्य के मध्य हुआ था। घाघरा का युद्ध जो 1529 में आपका घाघरा नदी के तट पर बाबर अफगानों के मध्य हुआ था। यहाँ देख सकते हैं उर्दू स्पेशली अगर हम बात करें उर्दू ए मुअल्ला से क्या अभिप्राय है, तो शाही शिविर होता था स्पेशली जो है वो उर्दू ए मुअल्ला हो जाएगा। तो बी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं मध्यकाल में शाही शिविर को उर्दू ए मुअल्ला कहा जाता था। अगला देख सकते हैं भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे समानता कौन थे, तो व्यापारी थे। तो दैट इज वो डी राइट हो जाएगा। बंजारे जो है वो मुक्ता घुमंतु समुदाय के होते थे। ये आपका मूलतः राजस्थान में पाए जाते थे, किंतु वर्तमान में संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में फैले हुए हैं। बंजारा शब्द संस्कृत शब्द आपका वनचर से उत्पन्न हुआ है, जिसका तात्पर्य है वनों में विचरण करने वाला। बंजारे जो पारंपरिक रूप से नमक और बैलों की आपूर्तिकर्ता व्यापारी माने जाते हैं, अतः जो है वो बंजारे मुख्य रूप से व्यापारी थे। अगला हम देख सकते हैं कि स्पेशली बात करें तो हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था, अरबों ने किया था। तो दैट इज डी राइट हो जाएगा। ईरानियों या पर्शियनों की पुस्तक में है रियासत और याशना में आपका सप्त सिंधु के स्थान पर हप्त सिंधु का उल्लेख मिलता है। इससे आपका पता चलता है कि ईरानी सौ के स्थान पर ह का प्रयोग करते थे।
इन्हीं आपका पुस्तकों के बाद में हिंदू के स्थान पे हिंदू शब्द का प्रयोग मिलता है, जिससे पता चलता है कि इस शब्द का विस्तार जो है वो इंडस क्षेत्र के आगे तक था। लेकिन बाद में यूनान और रोम दोनों के लेखकों द्वारा इस शब्द यानी सप्त संदेह को समूचे देश के लिए लागू किया गया। हिंदू भारत की जैव जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रयोग आपका प्रथम बार प्रयोग ईरानी यानी पारसियों यानी अरबों ने किया था, प्रथम बार यानी स्पेशली ईरानियों ने किया था। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं डियर। यहाँ पे अगर हम बात करें मार्को पोलो की जो है वो भारत यात्रा 1271 ईडी में यूरोप में आपका किस कारण से आपका अत्यधिक ख्याति प्राप्त की, तो स्पेशली जो है वो उसके उसके पूर्वी जो है वो देशों में व्यापारिक, धार्मिक और सामाजिक जो है वो अवस्था के विवरण के लिए तो सी राइट हो जाएगा। आप सारे ऑप्शन को देख सकते हैं, यहाँ पर डिटेल्स से देख सकते हैं। मार्को पोलो की भारत यात्रा 1271 ईडी में यूरोप में आपका उसके पूर्वी देशों में व्यापारिक, धार्मिक, सामाजिक अवस्थाओं के विवरण के लिए अत्यधिक ख्याति प्राप्त की। विदित है कि मार्को पोलो इटली का रहने वाला था। तो विविध कंप्लीट होता है डियर। अगले वीडियो में मुगल वंश की स्थापना से मिलते हैं। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।